नमस्ते डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम टू सिविल सर्विसेज ड्रीम। दोस्तों, ये है यूपीएससी मेंस एग्ज़ाम 2020 का जीएस पेपर वन। ठीक है, यूपीएससी मेंस एग्ज़ाम जीएस पेपर वन 2020। ठीक है, ये जो मुख्य परीक्षा है 2020 वाली, ये 8 जनवरी 2021 से शुरू हुई है। और इसका जो निबंध का पेपर था वो हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में देखा था, और इस वीडियो में देखेंगे इसका फर्स्ट पेपर। ठीक है, तो कौन कौन से क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं, और काफ़ी क्वेश्चन कुछ रिपीट भी हुए हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली सिलेबस से ही पूछे गए हैं। और इसकी पीडीएफ जो है इस पेपर की, वो हम अपने टेलीग्राम पर अपलोड कर दे रहे हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जो नए लोग हैं उनको बताते चलें कि ये पेपर जो होते हैं यूपीएससी मुख्य परीक्षा में, वो सब 3-3 घंटे के होते हैं, और 250-250 नंबर के पेपर होते हैं ये। ठीक है, इसका सिलेबस जो है जीएस फर्स्ट पेपर का, वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे, और आपको बताएंगे कि डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं वहाँ से, और उसकी पीडीएफ भी हम अपने टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे। इसके अलावा अगर आपको कुछ चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में बताने। तो चलिए देखते हैं। जो भी लैंग्वेज आपने चूज़ की होगी उसी में आपको उसके आंसर लिखने होंगे, हिंदी इंग्लिश जो भी आपने मीडियम चूज़ किया होगा। टोटल 20 क्वेश्चन होंगे और सारे ही क्वेश्चन करने हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक के जो क्वेश्चन हैं, उनके आंसर आपको 150 वर्ड में लिखने हैं, 150 शब्दों में। तो ये जो क्वेश्चन है 1 से 10 तक के, ये 10-10 नंबर के क्वेश्चन हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक के जो क्वेश्चन हैं, इनकी वर्ड लिमिट है 250। ठीक है, 250 शब्दों के अंदर आपको उनका आंसर लिखना है, और ये होते हैं 15-15 नंबर के। ठीक है जी, चलिए। तो जो जीएस का फर्स्ट पेपर होता है, इसमें मोटे तौर पे देखा जाए तो 3 सब्जेक्ट होते हैं। पहला है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में एक तो वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व का इतिहास होता है। फिर है आर्ट एंड कल्चर, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, और जो फ्रीडम स्ट्रगल है। ठीक है, ये सारे टॉपिक होते हैं मेंस एग्जाम के जीएस के फर्स्ट पेपर में, इतिहास से। और इसमें ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन होंगे। तो ज्योग्राफी में जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी है, इससे संबंधित क्वेश्चन होंगे। और तीसरा टॉपिक जो होता है वो सोसाइटी का होता है। तो सोशल इशू जो भी हैं, उनसे क्वेश्चन होंगे यहाँ पे। ठीक है, बाकी आपको सिलेबस दे देंगे, वहाँ से आप जाके देख लेना कि कहाँ से पूछे गए हैं, हम दिखा भी देंगे आपको। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है वो आर्ट एंड कल्चर से पूछा गया है कि शैलकृत स्थापत्य प्रारंभिक भारतीय कला एवं इतिहास के ज्ञान के अति महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। विवेचना कीजिए 150 शब्दों में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक के जो हैं ये क्वेश्चन, ये सब 10-10 नंबर के हैं, और 150 शब्दों में आपको लिखना है। तो देखिए, क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें तो उसको तोड़ें पहले कि पूछा क्या गया है। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कि जो द रॉक कट आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ आवर नॉलेज ऑफ अर्ली इंडियन आर्ट एंड हिस्ट्री डिस्कस। तो जो रॉक कट आर्किटेक्चर है, देखिए क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो हमारा प्रारंभिक भारतीय कला एवं इतिहास है, इसको जानने के सोर्सेज क्या क्या हैं, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं। ठीक है, हमारे प्राचीन भारतीय कला एवं इतिहास को जानने के बहुत सारे सोर्सेज हैं, आप जानते हैं। ठीक है, तो उनमें से एक स्रोत जो है, वो एक सोर्स जो है वो रॉक कट आर्किटेक्चर भी है, यानी शैलकृत स्थापत्य भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। तो उसी की विवेचना करनी है। ठीक है जी, क्वेश्चन समझ गए ना आप, कि जो हमारा प्राचीन भारतीय कला एवं इतिहास है, उसको हम कैसे जानते हैं, कुछ हमारे स्रोत हैं, उनकी वजह से हम अपने इतिहास को जानते हैं। तो जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उनमें से एक जो है वो शैलकृत स्थापत्य भी है, यानी रॉक कट आर्किटेक्चर भी है, उसका प्रतिनिधित्व करता है। तो उसी के बारे में आपको लिखना है। तो बहुत सारे जो रॉक कट आर्किटेक्चर क्या है कि आपने देखा होगा कि जो प्राचीन मंदिर हैं वो चट्टानों को काट कर, प्राचीन काल में चट्टानों को काट कर उनको मंदिर का आकार रूप दे दिया गया सीधे सीधे। तो ये एक उदाहरण मतलब है उसका। तो इसी पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये कहाँ से आप इसको तैयार कर सकते थे, देखिए सबसे पहले आप क्या करें कि क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं, कुछ क्वेश्चन ज़रूर। तो पुराने जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको, जो सॉल्व पेपर हैं उनको आप ले लीजिए, और पिछले 5 साल के कम से कम पेपर आप उनको सॉल्व कर डालिए। ठीक है, इसके अलावा सिलेबस, जो कि सबसे पहले आपको देखना चाहिए सिलेबस, क्योंकि क्वेश्चन जो होता है वो सिलेबस से ही पूछे जाते हैं। और तीसरा है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी आप ज़रूर पढ़िए, और फाइन आर्ट की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो है इसका सोर्स है, आर्ट एंड कल्चर के लिए बता रहे हैं, सीसीईआरटी की जो वेबसाइट है उसको आप विजिट कर सकते हो, उसको पढ़ते रहिए समय समय पर। और वो टॉपिक पढ़िए जो आपके सिलेबस में है, जिनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले कई सालों में।
ठीक है। इसके अलावा अगर आप कोई बुक पूछना चाहें तो काफ़ी लोग जो है, नितिन सिंघानिया सर की बुक है, अच्छी बुक है, आप पढ़ सकते हो उसको। ठीक है जी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत में बौद्ध धर्म के इतिहास में पाल काल अति महत्वपूर्ण चरण है, विश्लेषण कीजिए। तो क्वेश्चन किससे पूछा गया है? बौद्ध धर्म के इतिहास, पाला पीरियड इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फेज इन द हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया। ठीक है, तो उसका विश्लेषण करना है आपको, यानी भारत में बौद्ध धर्म के इतिहास में पाल काल जो है अति महत्वपूर्ण चरण है, उसका विश्लेषण करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, 150 शब्दों में आंसर लिखना है आपको। और अगला क्वेश्चन पूछा गया है, लॉर्ड कर्जन की नीतियों एवं राष्ट्रीय आंदोलन पर उनके दूरगामी प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। देखिए, हर साल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, अब ये क्वेश्चन आप एनसीईआरटी से भी सॉल्व कर सकते थे। कैसे? लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पूछा गया था, आपको याद होगा कि पिछले साल, कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, ठीक है, तो वो जो 1857 की क्रांति हुई थी, वो उसके पिछले 100 साल में जो भी घटनाएं हुई थी, जो भी विद्रोह हुए थे, उसका परिणाम थी वो क्रांति। ठीक है, तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कोई टॉपिक आप पढ़ो एनसीईआरटी से, तो ये देखो कि वो घटना हुई क्यों और उसका आगे क्या क्या परिणाम हुए उस घटना के। तो ऐसे ही क्वेश्चन हर साल, देखिए डायरेक्टली तो वैसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे किसी, चाहे एनसीईआरटी हो, स्पेक्ट्रम हो, कहीं से भी आप पढ़ो, विपिन चंद्रा कुछ भी पढ़ो, आप सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आप नहीं पूछे जाते वैसे। उनके आगे वो घटना हुई क्यों और उसका भविष्य में क्या परिणाम हुए, उसी से संबंधित क्वेश्चन पूछे। जैसे लास्ट ईयर 1857 की क्रांति का पूछ दिया गया था कि भाई वो जो हुई थी वो उसके पिछले 100 साल में जो विद्रोह हुए थे, जो घटनाएं हुई थी, उनका परिणाम थी। इस बार देखिए उसी तरीके से क्वेश्चन पूछा गया कि लॉर्ड कर्जन की जो नीतियाँ हैं एवं राष्ट्रीय जो थी एवं राष्ट्रीय आंदोलन पर उनके दूरगामी प्रभाव का मूल्यांकन करना है। अब जैसे कि बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में ही, कार्यकाल में ही हुआ था, तो उसके दूरगामी प्रभाव क्या क्या हुए थे, स्वदेशी मूवमेंट शुरू हो गया था, स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, तो सब लिख सकते हो आप। तो इस तरीके से पढ़िए, कोई भी बुक पढ़िए आप। अगला क्वेश्चन है ज्योग्राफी से, परिप्रशांत क्षेत्र के भूभौतिकीय अभिलक्षणों का विवेचन कीजिए, यानी डिस्कस द जियोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कम पैसिफिक जोन। ठीक है, जिसको कहते हैं रिंग ऑफ फायर। जो वर्ल्ड मैप आप देखेंगे तो उसमें जो रिंग ऑफ फायर वाला क्षेत्र है, उसी को ही कहते हैं सर्कम पैसिफिक जोन। तो चर्चाओं में रहता है, तो डायरेक्टली वहीं से पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है पूछा गया, मरुस्थलीकरण के प्रक्रम की जलवायविक सीमाएं नहीं होती हैं, उदाहरणों सहित औचित्य सिद्ध कीजिए। द प्रोसेस ऑफ डिजर्टिफिकेशन डज नॉट हैव क्लाइमेट बाउंड्रीज, जस्टिफाई विद एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो इस तरीके के देखिए, आप अगर आप आरएस टीवी वगैरह, राज्यसभा टीवी, उसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हमें लाए जाते हैं, जो वहाँ से भी आप लिंक कर सकते हो, कुछ नोट्स बना सकते हो इस तरीके के टॉपिक्स के लिए। तो ये मरुस्थलीकरण पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, पहले भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। देखिए, क्वेश्चन पेपर आसान तो बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि 20 क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाना 3 घंटे में अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क होता है। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन देखने में तो आसान लग रहे हैं, लेकिन 20 क्वेश्चन को 3 घंटे में पूरा करना, अगर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की है पहले, तो बहुत मुश्किल है। बाकी क्वेश्चन तो ईजी हैं देखने में, तो सारे ही क्वेश्चन ईजी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया, हिमालय के हिमनदों यानी ग्लेशियर्स के पिघलने का भारत के जल संसाधनों पर किस प्रकार दूरगामी प्रभाव होगा। ठीक है, तो हाउ विल द मेल्टिंग ऑफ हिमालयन ग्लेशियर्स हैव ए फार रीचिंग इम्पैक्ट ऑन द वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। ये पूछा गया 150 वर्ड में ज्योग्राफी से। अगला क्वेश्चन जो है वो भारत में वर्तमान में लौह एवं इस्पात उद्योगों की कच्चे माल के स्रोत से दूर स्थिति का उदाहरणों सहित कारण बताइए। ठीक है, जो जीएस का फर्स्ट पेपर का सिलेबस है उसमें सीधे सीधे दिया गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये सब सिलेबस से ही पूछा गया पूरा पेपर। अगला है क्वेश्चन, बहुसांस्कृतिक भारतीय समाज को समझने में क्या जाति की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है, उदाहरणों सहित विस्तृत उत्तर दीजिए। ठीक है, तो ये पूछा गया है सोसाइटी से क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है कोविड-19। ठीक है, इससे क्वेश्चन तो पूछा ही जाना था और पूछा गया, महामारी ने भारत में वर्ग असमानताओं एवं गरीबी को गति दे दी है।
टिप्पणी कीजिए, कमेंट करना है आपको इस टॉपिक पे। ठीक है जी। तो उसमें एक टॉपिक है, अब हम आपको दिखा दे रहे हैं कि कहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है, कि मतलब, तो ये है जीएस फर्स्ट पेपर का सिलेबस हिंदी माध्यम के लिए। ठीक है जी। तो इसमें जो अभी हम लोग देख रहे थे वो ये टॉपिक यहाँ पे, गरीबी और विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके रक्षोपाय। ठीक है, तो वहीं से डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, यानी देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर रेमेडीज़। ऐसे ही अर्बनाइजेशन पर एक क्वेश्चन पूछा गया, शहरीकरण की समस्याएं, जल भराव की समस्याएं, डायरेक्टली क्वेश्चन से पूछा गया। एक क्वेश्चन सीधे सीधे टॉपिक ही उठा के दे दिया है इस बार, और पहले भी कई बार पूछा जा चुका है कि भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव। अभी आगे हम लोग देखेंगे अभी क्वेश्चन में कि इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, अभी हम आपको दिखाएंगे। और यह है प्राचीन का जो संस्कृति से संबंधित जो पूछा गया था वो यहाँ से पूछा गया। तो सिलेबस ये हम अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो उसको। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि क्या आप सहमत हैं कि भारत में क्षेत्रीयता बढ़ती हुई सांस्कृतिक मुखरता का परिणाम प्रतीत होती है? ठीक है, अब क्षेत्रवाद, रीजनलिज्म, डायरेक्ट टॉपिक से पूछा गया है, जो उसमें 12 टॉपिक हैं टोटल। तो एक टॉपिक उसका ये भी है कि सामाजिक सशक्तिकरण, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, तो डायरेक्ट वहीं से पूछा गया है। हर साल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं टॉपिक से ही। अगला है भारतीय दर्शन एवं परंपरा ने भारतीय स्मारकों की कल्पना और आकार देने एवं उनकी कला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, विवेचना कीजिए। ठीक है, तो ये पूछा गया है ये भी। और यहाँ ये है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, थोड़ा अलग हटके क्वेश्चन पूछ दिया गया है। ये 250 शब्दों, यहाँ से शुरू हो जाते हैं 250 शब्दों वाले, यानी 15 नंबर वाले क्वेश्चंस। फिर पूछा गया है मध्यकालीन भारत के फारसी साहित्यिक स्रोत उस काल के युग बोध का प्रतिबिंब है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आप देख रहे होगे, थोड़े डिफरेंट पूछे गए हैं। ठीक है, जिनके लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है 13। 1920 के दशक से राष्ट्रीय आंदोलन ने कई वैचारिक धाराओं को ग्रहण किया और अपना सामाजिक आधार बढ़ाया। ठीक है, तो ये भी आपको डिस्कस करना है 250 शब्दों में। अगला क्वेश्चन है नदियों को आपस में जोड़ना, सूखा, बाढ़ और बाधित जल परिवहन जैसी बहुआयामी अंतर संबंधित समस्याओं का व्यवहार्य समाधान दे सकता है। कौन? नदियों को आपस में जोड़ना, यानी इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स। देखो, ये टॉपिक पहले भी पूछा जा चुका है, स्टेट पीसीएस में भी, मेंस में कई बार पूछा गया है, और यूपीएससी में भी, और आगे भी पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ऐसे कुछ टॉपिक्स होते हैं जिनको आपको हमेशा तैयार रखना चाहिए, जैसे कि ये इंटरलिंकिंग वाला है, जब तक समस्या रहेगी पूछा ही जाएगा। एक और टॉपिक है टाइम जोन को लेकर। ठीक है, मुझे याद आ गया तो बता दिया आपको, उसको हमेशा तैयार रखो कि भारत में 2 टाइम जोन की आवश्यकता महसूस की जा रही है, तो उस पर क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है। स्टेट पीसीएस में शायद पूछा भी गया है कई बार, एक आध बार। ठीक है जी, तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा तैयार रखिए आप। अगला क्वेश्चन है भारत में 10 लक्षीय नगरों, यहाँ पे लिखना चाहिए 10 लाखीय नगरों। ठीक है, भारत में 10 लक्षीय नगरों जिनमें हैदराबाद एवं पुणे जैसे स्मार्ट सिटीज़ भी सम्मिलित हैं। तो सिर्फ आपको हैदराबाद और पुणे के बारे में ही नहीं, जितने भी 10 लाखीय नगर जो भी हैं उसमें लिखा है हैदराबाद और पुणे जैसे स्मार्ट सिटीज़, तो और भी शहर हैं ऐसे। ठीक है, तो भारत में 10 लाखीय नगरों जिनमें हैदराबाद एवं पुणे जैसे स्मार्ट सिटीज़ भी सम्मिलित हैं में व्यापक बाढ़ के कारण बताइए। ठीक है, तो जो कि हम लोगों ने देखा था कि शहरीकरण की समस्या, सिलेबस, तो वहीं से पूछा गया। स्थायी निराकरण के उपाय भी सुझाइए, डायरेक्ट सिलेबस से ही पूछा गया है, 250 शब्दों में आपको लिखना है। ठीक है, अकाउंट फॉर द ह्यूज फ्लडिंग ऑफ मिलियन सिटीज़ इन इंडिया इंक्लूडिंग द स्मार्ट वंस लाइक हैदराबाद एंड पुणे, सजेस्ट लास्टिंग रेमेडियल मेजर्स। ठीक है जी, तो करंट अफेयर से ही लिंक करके आप पढ़ सकते हैं, मतलब इसको लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में सौर ऊर्जा की प्रचुर संभावनाएं हैं। हालांकि भारत ने अपना एक संगठन भी बनाया है, सोलर अलायंस का एक ग्रुप है हमारा। तो भारत में सौर ऊर्जा की प्रचुर संभावनाएं हैं, हालांकि इसके विकास में क्षेत्रीय भिन्नताएं हैं, विस्तृत वर्णन कीजिए। तो ये भी करंट से ही पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है भारत के वन संसाधनों की स्थिति एवं जलवायु परिवर्तन पर उनके परिणामी प्रभावों का परीक्षण कीजिए। ठीक है,
तो वन संसाधनों की स्थिति एवं जलवायु परिवर्तन पर उनके परिणामी प्रभाव का परीक्षण करना है आपको। अगला क्वेश्चन पूछा गया, क्या भारत में विविधता एवं बहुलवाद वैश्वीकरण के कारण संकट में है? औचित्यपूर्ण उत्तर दीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रीति रिवाजों एवं परंपराओं द्वारा तर्क को दबाने से प्रगति विरोध उत्पन्न हुआ है। ठीक है, करंट टॉपिक है, वर्तमान समय में ऐसी समस्याएं हैं, क्या आप इससे सहमत हैं? ठीक है, तो ये पूछा गया है सोशल इशूज से। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, भारत में डिजिटल पहल ने किस प्रकार से देश की शिक्षा व्यवस्था के संचालन में योगदान किया है? ठीक है, आज देख रहे हो कि कोविड-19 के पीरियड में बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। ठीक है, मतलब जो तो डिजिटल इनिशिएटिव्स का रोल हमेशा, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आगे भी, तो इसको तैयार रखिए आप हमेशा। ठीक है, तो दोस्तों इसकी पीडीएफ, ये दोनों ही पीडीएफ यानी क्वेश्चन पेपर की और उसके सिलेबस की पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम पर अपलोड कर दे रहे हैं, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। और इसके अलावा अगर आप कुछ चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम अपलोड कर देंगे। ओके, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।